नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम, फुफ्फुसीय आयतन और पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में। दोस्तों, रेगुलर हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग से जुड़े पॉइंट्स के बारे में। एक एक वीडियो आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिल रहा है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम, फुफ्फुसीय आयतन और पल्मोनरी कैपेसिटी, फुफ्फुसीय क्षमता के बारे में। देखिए, यहां से भी एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी। देख लीजिए, एग्जाम के आप पुराने पेपर्स उठा के देखेंगे तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल और सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए गलत होते हैं क्योंकि यहाँ पर फैक्ट और डाटा है जो कई बार एग्जाम में हम भूल जाते हैं। तो अगर आप सही तरीके से इनको देखेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। पल्मोनरी वॉल्यूम, इसके लिए हम बोलेंगे फुफ्फुसीय आयतन। फुफ्फुसीय आयतन, और इसके लिए बोलेंगे फुफ्फुसीय क्षमता। देख लीजिए, ऐप पर आपको जो भी वीडियो मिलेगा, एक तो वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा और दूसरा केवल टू द पॉइंट हमारे एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पर ही बात होगी। बेवजह आपके वीडियो को लंबा नहीं किया जाएगा ताकि आपको लगे कि इतने घंटे के वीडियो पढ़ना है और कंटेंट उसमें बहुत कम मिले। इस बात का मैं पूरा ध्यान रख रहा हूं। क्लियर है? देखिए, तो पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं पल्मोनरी वॉल्यूम या फुफ्फुसीय आयतन के बारे में। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया पहले से भी होगा। अगर पल्मोनरी वॉल्यूम अच्छे से देखना है तो कितने प्रकार के वॉल्यूम रहेंगे, ये देख लीजिए। सबसे पहले है टीवी, जिसको बोला जाएगा टाइडल वॉल्यूम। क्या बोला जाएगा? टाइडल वॉल्यूम। पहले हम वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वारीय आयतन। देख लीजिए, सबसे पहले हम कौन से वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे? टाइडल वॉल्यूम के बारे में। दूसरा है आई आर बी। इनके नाम एक बार अच्छे से देख लें। इसका मतलब है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हिंदी में अगर इसके बारे में बोला जाएगा तो ये अंतःश्वसन या श्वसित, एक मिनट, अंतःश्वसित आरक्षित आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है? देखिए,
नेक्स्ट जो है वो है ERV, और इसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब बहिर्श्वसित आरक्षित आयतन, बहिर्श्वसित आरक्षित आयतन। देख लीजिए, 3 वॉल्यूम के नाम ही हम पढ़ रहे हैं अभी, और एक और वॉल्यूम है RV, इसको बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके लिए शब्द है अवशेषी या अवशिष्ट आयतन, या अवशेषी आयतन। अगर आपको पल्मोनरी वॉल्यूम या फुफ्फुसीय आयतन के बारे में पढ़ना है तो ये 4 नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए, टीवी टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अंतःश्वसित आरक्षित आयतन। ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बहिर्श्वसित आरक्षित आयतन। और चौथे नंबर का है RV रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम अवशिष्ट आयतन या अवशेषी आयतन। नाम के बाद एक एक के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इनका क्या मतलब होता है, लेकिन ये क्लियरिटी से समझ लें कि जब भी वॉल्यूम की बात होगी, फुफ्फुसीय आयतन की बात होगी, तो ये 4 नाम आपके सामने रहेंगे। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशिष्ट आयतन। देख लीजिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम के बारे में। देखिए, सबसे पहले पहले नंबर वाले वॉल्यूम के बारे में बात करें, टीवी। क्या नाम है इसका? इसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन। टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन। क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, वो देखिए। मेरी तो आपको यही राय रहेगी कि जब भी आप वॉल्यूम और कैपेसिटी पढ़ें तो खुद श्वास अंदर या बाहर लेकर चेक करें। अब मैंने कौन सा वॉल्यूम लिया, अब मैंने कौन सा वॉल्यूम बाहर निकाला, कौन सी कैपेसिटी, ये सब अगर आप खुद पढ़ते समय सांस अंदर बाहर लेकर चेक करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लीजिए, तो टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब है? जब आप सामान्य रूप से अंतःश्वसित या बहिर्श्वसित वायु, नॉर्मल, कोई बल लगाएंगे नहीं, बहिर्श्वसित वायु का आयतन क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन कहलाता है। नॉर्मली आप कितनी वायु अंदर ले रहे हैं, या नॉर्मली आप कितनी वायु बाहर निकाल रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक। या तो नॉर्मली बाहर निकालने वाली वायु ले लीजिए या अंदर ग्रहण करने वाली वायु ले लीजिए, दोनों में से किसी भी एक का आयतन क्या कहलाएगा? ज्वारीय आयतन।
और इस टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 500 ml। क्लियर है बात? टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी बात आपको सिस्टमेटिक बताई जाएगी, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर आपने उसका रिवीजन किया, इसमें आपको अभी बता रहा था कि सामान्य रूप से आप नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल छोड़िए, और फिर अपने दिमाग को ये सिग्नल दीजिए कि अच्छा मैंने नॉर्मल सांस ले ली 500 ml, नॉर्मल सांस छोड़ दी, ये भी 500 ml। इसी को ही क्या कहा जाएगा, टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन। क्लियर है बात? हमारे पास 4 वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल या अवशिष्ट आयतन। उन सब में सबसे कम जो मान होगा इसका होगा टाइडल वॉल्यूम। जब हम टेस्ट सीरीज में टेस्ट पेपर देते हैं, तब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस सेंटेंस को अच्छे से नहीं समझ पाते और ये मान लेते हैं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, टेस्ट सीरीज में जो बच्चे गलतियां करते हैं वो बता रहा हूं कि सामान्य रूप से अंतःश्वसित वो या की जगह वो वह समझ लेते हैं, और बहिर्श्वसित वायु का आयतन, तो वो दोनों को जोड़ लेते हैं कि सामान्य रूप से निकाला कितना, 500 ml, सामान्य रूप से ग्रहण कितना किया, 500 ml, तो टाइडल वॉल्यूम 1000 ml हो गया। ऐसा नहीं है, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू 500 ml है, चाहे तो आप सामान्य रूप से अंतःश्वसित वायु का मान ले लीजिए या सामान्य रूप से बहिर्श्वसित वायु का मान लीजिए, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब टाइडल वॉल्यूम से रिलेटेड ये आपके सामने है, देख लीजिए। अब है दूसरा, जो वॉल्यूम है वो है IRV। IRV क्या नाम बताया था मैंने इसका, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है अंतःश्वसित आरक्षित आयतन, अंतःश्वसित आरक्षित आयतन। देखिए, अंतःश्वसित आरक्षित आयतन क्या होगा, इस बारे में देखते हैं। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो भी वॉल्यूम या कैपेसिटी हम पढ़ते चलें, उसको आप एक बार श्वास अंदर बाहर लेकर चेक करते रहें और याद करते रहें। नोट्स या वीडियो, इसमें जो डाटा है वो आज ही आपको याद रहेंगे, लेकिन जब आप पेपर में बैठे हुए होंगे तब सांस तो वहां भी ले सकते हैं। वहां कोई मना करेगा कि नहीं यार, हेमरा सर ने पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी सांस अंदर बाहर लेकर याद करवा दी, अब कोई भी बच्चा एग्जाम में सांस नहीं लेगा? ऐसा तो नहीं है ना। अब है अंतःश्वसित आरक्षित आयतन। आप नॉर्मल एक बार श्वास अंदर ले लें, मतलब आपने टाइडल वॉल्यूम ले लिया, उसके बाद बलपूर्वक फोर्सफुली कितनी वायु अंदर ले सकते हैं, इसको कहा जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए, लिख रहा हूं मैं, सामान्य अंतः श्वसन के बाद, मतलब आपने 500 ml वायु ले ली, सामान्य अंतः श्वसन के बाद, उसके बाद अब आपको बल लगाना पड़ेगा, बल पूर्वक अंदर ग्रहण की गई वायु क्या कहलाएगी, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
आर पी, और इसका मान 2500 से 3000 ml होता है। पहले है टाइडल वॉल्यूम। सामान्य रूप से सामान्य श्वसन के दौरान आप कितनी वायु बाहर निकालते हैं और कितनी अंदर लेते हैं। फिर दूसरा है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अंत श्वसित आरक्षित आयतन। इसका क्या मतलब है, एक बार आपने सामान्य रूप से अंत श्वसन या इंस्पायरेशन कर लिया, उसके बाद बलपूर्वक आप कितनी वायु ग्रहण कर सकते हैं, वही क्या कहलाएगी, अंत श्वसित आरक्षित आयतन। देख लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए तीसरे नंबर पर है ERP। क्या बोलेंगे इसको, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बहिर्श्वसित आरक्षित आयतन। बहिर्श्वसित आरक्षित आयतन, ये क्या होता है। अभी हमने IRV पढ़ा, वो किसके लिए था, इंस्पायरेशन या अंतःश्वसन के लिए। कुछ ऐसा ही उसका जस्ट अपोजिट किसके लिए है, बहिर्श्वसन के लिए। क्या, सामान्य बहिर्श्वसन के बाद आपने नॉर्मली एक बार श्वास बाहर निकाल दी है, उसके बाद बलपूर्वक कितनी वायु बाहर निकाली जा सकती है, वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए, क्या सामान्य बहिर्श्वसन के बाद, सामान्य बहिर्श्वसन के बाद बलपूर्वक, फोर्सफुली बाहर निकाली गई वायु क्या कहलाएगी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। कितना मान होगा इसका, 1000 ml। कभी कभी किसी बुक में 1100 भी दे रखा हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मली आपने श्वास बाहर निकाल दिया, मैं कह रहा हूं करके देखिए, नॉर्मल श्वास बाहर निकाल दो, अब जोर लगा के कितना बाहर निकाल सकते हैं, वही है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देख लीजिए। नेक्स्ट जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझ लेना भाई इसको। ये है रेजिडुअल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, या इसी को कहेंगे अवशिष्ट आयतन या अवशेषी आयतन। क्या है रेजिडुअल वॉल्यूम, होता क्या है कि जब बच्चा मां के पेट में होता है, या यूं कह सकते हैं मां के गर्भाशय में होता है, उस समय एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लेसेंटा द्वारा होते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा जीवित रूप से मां के गर्भाशय से बाहर आएगा और वो पहली बार श्वास लेगा,
तो उसके फेफड़ों में वायु अंदर प्रवेश कर जाएगी, लेकिन एक फिक्स आयतन होगा जो अब उसके फेफड़ों में हमेशा के लिए बना रहेगा, वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। आप कितना ही बलपूर्वक श्वास बाहर निकाल लीजिए, कितना ही फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर लीजिए, वो जो वायु एक बार रह गई वो हमेशा रहेगी। मरने के बाद शमशान घाट में जब आपको जलाया जाएगा, तब ही वो आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम फेफड़ों से बाहर आएगा। समझ रहे? ये आयतन क्या कहलाएगा? अवशिष्ट आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसका मान कितना होता है? 1500 ml। तो अवशिष्ट आयतन के लिए क्या बोलेंगे? अगर डेफिनेशन जैसा कुछ समझना है तो ये रहा, बलपूर्वक बहिर्श्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष बची वायु क्या कहलाएगी? रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाएगी। और इसका मान कितना होगा? 1500 ml। क्लियर है? इस रेजिडुअल वॉल्यूम से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। होता क्या है कि मान लीजिए, देखिए, ऐसा बहुत बार हो ही जाता है। जलन इंसान में सबसे ज्यादा होती है। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो दहन एक अभिक्रिया है, कंबस्टन, और जिसको हिंदी में जलना भी कहते हैं। और बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जल नहीं सकती, सिवाय इंसान एक दूसरे से जलते रहते। किसी महिला के, सपोज डेट लड़का हुआ और डिलीवरी हो गई है, उसके बाद वहां उपस्थित किसी महिला ने या पुरुष ने जलन के मारे उसका क्या कर दिया? गला घोट दिया और कह दिया कि ये बच्चा तो मरा हुआ ही पैदा हुआ था। जिस महिला की डिलीवरी हुई है उसको पता नहीं है, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसी रहती नहीं है। तो फिर अब कैसे पता किया जाए कि ये बच्चा मां के गर्भाशय में ही मरा हुआ था या बाहर आकर इसको मारा गया है? इसका पता किससे लगाया जा सकता है? रेजिडुअल वॉल्यूम से। कैसे? अगर बच्चा मां के गर्भाशय में ही मरा हुआ है तो उसने बाहर आकर श्वास नहीं ली है, पोस्टमार्टम के दौरान उसके फेफड़ों में रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं रहे। लेकिन अगर बच्चा मां के गर्भाशय से जीवित बाहर निकला है तो उसने श्वास लिया है और उसके फेफड़ों में 1500 ml रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। तो किसी शिशु की मृत्यु गर्भाशय में हुई है, इस बात का जो सबूत है, जो प्रमाण है, वो कौन होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशिष्ट आयतन। तो इस आयतन से आपको इस बात का एग्जैक्ट पता लग पाएगा। क्लियर है बात? देख लीजिए, 4 वॉल्यूम हमने पढ़ लिए। एक बार मैं सबके जो मान है वो दोबारा बता रहा हूं। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसके बाद है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये कितना है? 500 ml। ये कितना है? 2500 से 3000 ml। ये कितना है? 1000 ml। और ये कितना है?
1500 ml। कई बार यहाँ 1000 की जगह 1100 है, डरने की जरूरत नहीं। कुछ बुक्स यहाँ पर 1200 ml, समस्या, कोई डरने की जरूरत नहीं। क्लियर है बात? देख लीजिए, आजकल इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं कि जो वॉल्यूम है, आयतन है, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। तो बताइए, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सा है? IRV, क्योंकि 2500 से 3000 है। उसके बाद कौन सा है? RV, 1500 ml है। उसके बाद कौन सा है? ERV, वो कितना है? 1000 ml है। और सबसे कम टाइडल वॉल्यूम 500 ml। ये ऑर्डर भी आपको याद रखना। क्लियर है? सबसे ज्यादा IRV, उससे कम RV, उससे कम ERV, और सबसे कम टाइडल वॉल्यूम। देखिए, टाइडल वॉल्यूम, चारों वॉल्यूम में से सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी? IRV की। और सबसे कम किसकी होगी? टाइडल वॉल्यूम की। तो ये था पल्मोनरी वॉल्यूम, उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में देख लीजिए। आगे देखते हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम के बाद अब हम बात करते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी के बारे में। देख लीजिए, तो दूसरा जो टॉपिक था अपना, वो था पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी कैपेसिटी क्या बोला जाएगा इसको? फुफ्फुसीय क्षमता। देख लीजिए, फुफ्फुसीय क्षमता, पल्मोनरी कैपेसिटी, क्या क्या है इसमें वो देखिए। पहला है IC, दूसरा है EC, तीसरा है FRC, चौथा है BC, और पांचवा है ELC। ये 5 प्रकार की कैपेसिटी है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े इजी और आराम से आपको ये बातें समझ में आएगी और याद भी रहेगी। मुझे नहीं पता कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, लेकिन और ये बात आप ध्यान से सुन लें कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उससे आपको याद जरूर होगा। कोई भी मैं यहां पर ऐसा कोई फॉर्मूला ट्रिक कुछ भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन जिस पैटर्न से मैं आपको बता रहा हूं उससे आपके दिमाग की जो परमानेंट मेमोरी है उसमें ये बातें फीड होने वाली है। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि सर आप जब पढ़ाते हो उसके बाद हमें याद आसानी से हो जाता है। अब जब आप ऐप पर पढ़ाई कर रहे हो, आपको याद हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां कमेंट कीजिए कि हमें पढ़ना अच्छा लग रहा है। ऐप पर भी कर सकते हैं। चले आइए, देखिए, 5 प्रकार की कैपेसिटी है। IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अंतःश्वसित क्षमता, या यूं कह सकते हैं अंतःश्वसन क्षमता, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी।
EC। दूसरा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, बहिर्श्वसित क्षमता। सबके नाम अच्छे से देख लीजिए आप। FRC फंक्शनल रेजिडुअल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम नहीं, क्रियात्मक अवशिष्ट क्षमता। क्रियात्मक अवशिष्ट क्षमता देख लीजिए, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। VC का मतलब है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, और वाइटल कैपेसिटी का मतलब है जैविक क्षमता। और अब है टोटल लंग कैपेसिटी। इसके लिए शब्द है कुल फुफ्फुसीय क्षमता। देख लीजिए, ये 5 प्रकार की आपके पास कैपेसिटी है। IC, EC, FRC, VC और TLC। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्रियात्मक अवशिष्ट क्षमता, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी कुल फुफ्फुसीय क्षमता। देख लीजिए पांचों के नाम। अब इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, देख लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले है IC। क्या बोलेंगे IC को? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अंतःश्वसन क्षमता या अंतःश्वसित क्षमता। देख लीजिए क्या होगा इसमें। साफ साफ लग रहा है कि हम कितना वायु, कितना श्वास अंदर ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? कितना श्वास अंदर ले सकते हैं? नॉर्मल 500 ml और बलपूर्वक 2500 से 3000 ml। बस ये दो ही तो है। अब इसकी डेफिनेशन जब अपन बात करेंगे तो कुछ ऐसा रखेंगे कि एक बार आप श्वास बाहर निकाल लीजिए, क्या सामान्य बहिर्श्वसन कर लीजिए, एक्सपायरेशन। सामान्य बहिर्श्वसन के बाद बलपूर्वक अंदर ग्रहण की गई वायु क्या कहलाएगी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल आपने श्वास बाहर निकाल लिया, अब आप कितना श्वास अंदर ले सकते हैं? तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहले आप नॉर्मल तरीके से लेंगे 500 ml, उसके बाद फोर्सफुली बलपूर्वक श्वास अंदर लेंगे IRB।
और इसका मान कितना है 500 ml, और इसका मान कितना है 2500 से 1000 ml। आईसी का मान कितना हो गया 3000 से लेकर 3000 ml हो सकता, देख लीजिए। आईसी को अच्छे से समझ लीजिए। अब दूसरा है ईसी। ईसी क्या नाम है इसका? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, बहिर्श्वसन क्षमता या बहिर्श्वसित क्षमता, वही बात कि आप बलपूर्वक, मतलब नॉर्मल और फोर्सफुली कितना, मतलब मैक्सिमम कितना श्वास आप बाहर निकाल सकते हैं। डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले आप एक बार सामान्य अंतर श्वसन कर लीजिए। कर लिया, श्वास अंदर, इंस्पायरेशन। सामान्य अंतर श्वसन के बाद अब आप बलपूर्वक बहिर्श्वसित की गई वायु क्या कहलाएगी? देख लीजिए, बहिर्श्वसित की गई वायु क्या कहलाएगी? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कैसे? जब आप नॉर्मल श्वास अंदर ले लिए, अब आप पहले टाइडल वॉल्यूम बाहर छोड़ेंगे और उसके बाद बलपूर्वक ईआरवी बाहर छोड़ सकते हैं। ये कितना है 500 ml, ये कितना है 1000 ml। ईसी की वैल्यू कितनी हो गई 1500 ml। देख लीजिए, ईसी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल आप श्वास अंदर ले लीजिए, अब आप कितनी वायु बाहर निकाल सकते हैं? तो पहले तो टाइडल वॉल्यूम बाहर निकलेगा, उसके बाद बलपूर्वक आप कितनी बाहर निकाल सकते हैं 1000 ml, और टोटल कितनी हो गई 1500 ml। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो इसका। क्लियर है? चलिए आगे। नेक्स्ट है एफआरसी। पता नहीं बच्चों को ये याद क्यों नहीं रहती, जब भी इससे क्वेश्चन आता है उल्टा सीधा करके आ जाते। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होगा इसमें? क्रियात्मक अवशिष्ट क्षमता। आत्मक अवशिष्ट क्षमता, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। देखिए क्या है, एक बार सिंपल मैं आपको बताता हूं। सामान्य बहिर्श्वसन के बाद नॉर्मल आपने एक्सपायरेशन कर लिया, सामान्य बहिर्श्वसन के बाद भी, इसको हटा देता हूं, थोड़ा कंफ्यूज होंगे। सामान्य बहिर्श्वसन के बाद
फेफड़ों में शेष बची हुई वायु क्या कहलाएगी? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, क्रियात्मक अवशिष्ट क्षमता। देख लीजिए, अब नॉर्मल आपने श्वास बाहर निकाल दिया, अब फेफड़ों में कितनी हो सकती है? देखिए, एफ आर सी, एक तो अभी नॉर्मल ही श्वास बाहर निकली है, अगर आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर सकते तो अभी तो 1000 ml वो है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचा हुआ है अभी, और ये तो कभी निकलेगा ही नहीं, रेजिडुअल वॉल्यूम अवशिष्ट आयतन। इसका मान कितना है? 1000 ml, और इसका मान कितना है? 1500 ml, और दोनों मिला के 2500 है। एफ आर सी, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन हो। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, क्रियात्मक अवशिष्ट क्षमता। सामान्य रूप से आप श्वास बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद आप आइडिया लगाइए कि आपके फेफड़ों में कितनी वायु बची हुई है, कितनी? 250 ml। कौन सी? एक तो ईआरवी बची हुई है, क्योंकि आप बलपूर्वक निकाल सकते हैं इसको, और आरवी तो हमेशा फेफड़ों के अंदर रहता ही रहता है। क्लियर है बात? एफआरसी मुझे लगता है क्लियर होगा। मैं एक बार बार कह रहा हूं, फिर कहता हूं, ये जितनी भी कैपेसिटी और वॉल्यूम आप पढ़ रहे हैं, इन सबको आप श्वास अंदर बाहर लेकर एक बार अपने दिमाग में परमानेंट मेमोरी में फीड कर लीजिए, फिर आपको बार बार ये रिवाइज या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लीजिए, चाहे तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, अब है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, जैविक क्षमता, इसको ध्यान से समझ। दो तरीके से आप देख सकते हैं। आप एक बार बलपूर्वक श्वास अंदर ले ली, आप एक बार फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर लीजिए, या चाहे आप ऐसा कर लीजिए कि बलपूर्वक श्वास बाहर निकाल ली। एक बार चाहे तो आप बलपूर्वक इंस्पायरेशन कर लीजिए या बलपूर्वक बहिर्श्वसन कर लीजिए। पहले अपन इसको देख लेते हैं। आपने बलपूर्वक इंस्पायरेशन या अंतःश्वसन कर लिया, उसके बाद क्या होगा? आप इतनी वायु बाहर निकाल सकते, देख लीजिए। इसके बारे में क्या बोलेंगे? बलपूर्वक बहिर्श्वसन आपने कर लिया, उसके बाद आप कितनी वायु ग्रहण कर सकते, देख लीजिए। इन दोनों को एक बार अच्छे से पढ़िए। आपने एक बार बलपूर्वक अंतःश्वसन कर लिया है, उसके बाद आप कितनी वायु बाहर निकाल सकते हैं? या आपने एक बार बलपूर्वक बहिर्श्वसन कर लिया है, उसके बाद आप कितनी वायु ग्रहण कर सकते हैं? यही है
Vc, और इस Vc का मान देखिए कितना होगा, I R V, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद ई आर वी, और उसके बाद टी वी। देख लीजिए, कैसे भी एक्सप्लेन कर लीजिए आपने एक बार बलपूर्वक श्वास बाहर कर दिया, अब आप बलपूर्वक श्वास अंदर ले लिया, अंतःश्वसन। अब क्या होगा, पहले तो आप जितना बलपूर्वक लिया उसको बाहर निकालो, उसके बाद आपको पता है कि आप खुद बलपूर्वक भी बाहर निकाल सकते हैं, और सामान्य रूप से क्या निकल जाएगा, टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है बात? देखिए इसमें कैसे याद रखेंगे, आपने बलपूर्वक श्वास अंदर लिया है, अब आप अब उसको कितनी वायु मैक्सिमम आप बाहर निकाल सकते हैं, तो पहले तो जो आपने अंदर लिया था वो बाहर निकलेगी, फिर उसके बाद नॉर्मल आपका टाइडल वॉल्यूम बाहर निकलेगा, और उसके बाद आप फोर्सफुली इसको बाहर निकाल सकते हैं। इसमें देख लो वही मान आएगा, वाइटल कैपेसिटी। आपने पहले बलपूर्वक श्वास बाहर निकाल दिया, अब आप अंदर ले रहे हैं, क्या होगा, देखिए सबसे पहले जो आपने बलपूर्वक श्वास बाहर निकाला है उतनी ही वैल्यू अंदर आ जाएगी, फिर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम अंदर आएगा, और उसके बाद आप फोर्सफुली श्वास अंदर ले सकते हैं। इसका कितना है, 1000 ml, इसका कितना है 500 ml, और इसका कितना है, देखिए 2500 से 3000 ml, तो ये भी टोटल उसके बराबर ही होगा। जोड़ लीजिए आप कितना होगा, मतलब परिभाषा या एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आए, देखो 1000, ये 1500, और 4000, 4000 से लेकर इतना 4500 ml, ये होगी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को आप अच्छे से देख लीजिए, मैं चाहता तो आपको केवल एक तरीका बता सकता था, लेकिन पता लगा एग्जाम में ये आ जाए कि बलपूर्वक बहिर्श्वसन के बाद आप अधिकतम कितनी वायु अंतः ग्रहण कर सकते हैं, इसी को क्या कहा जाएगा, जैविक क्षमता। चाहे ये डेफिनेशन देखो, चाहे ये, दोनों जैविक क्षमता की है, देख लीजिए। क्लियर है? आइए अब है लास्ट, कौन सी, टीएलसी। टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, कुल फुफ्फुसीय क्षमता, फेफड़ों में कितनी वायु है। तो आपके पास एक तरीका तो यह है, सभी आयतनों का योग, सभी जितने भी वॉल्यूम हैं उनको टोटल कर दीजिए। कौन कौन से हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और रेजिडुअल वॉल्यूम। कितना आ जाएगा, 500 ml, 2500 से 3000 ml, 1000 ml, और 1500 ml। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, 3, 4, 5 और 5500 ml से लेकर
6000 ml, या यूं कह सकते हैं 5.5 लीटर से 6 लीटर टोटल लंग कैपेसिटी होती है। कई बार एग्जाम में यूं भी पूछा जाता है, देखो इसको देखो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ये क्या है, वीसी, वाइटल कैपेसिटी। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि टोटल लंग कैपेसिटी बराबर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडल वॉल्यूम? तो फिर इतना तो आपको पता ही है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वाइटल कैपेसिटी इक्वल्स टू टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छे से आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, इसमें मैंने आपको बड़े बड़े सटीक तरीके से बिल्कुल आराम से पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी के बारे में, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से बताया है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, इसके अच्छे से नोट्स बनाएं और बार बार रिवाइज करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।